आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो आप लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करते रहिए। चलो देखते हैं, हम लोग सबसे पहला सवाल लेते हैं क्योंकि इसको क्विक रिवीजन की श्रेणी में रखा गया है ताकि आपका समय बचे और टाइम से हम लोग इसको जल्दी से कर सकें। तो पहला सवाल लिखते हैं, किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक और जैविक दशाओं तथा उनके साथ अंतः क्रिया सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के घटक देख लेते हैं जल्दी से। भौतिक या अजैविक घटक, जैविक घटक और सांस्कृतिक घटक। तो मुख्य रूप से जैविक या अजैविक घटक होते हैं, इसके साथ एक और घटक जोड़ा गया जो है सांस्कृतिक घटक। इसका मतलब ये होता है कि मानव निर्मित जितनी भी गतिविधियां होती हैं, तो भौतिक या जैविक घटक में स्थल, वायु, जल आदि आते हैं। जैविक घटक में उन सब चीज़ों को लिया जाता है जिसमें जीवन होता है, जैसे पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीव आदि आते हैं। जबकि सांस्कृतिक में मानव निर्मित गतिविधियां होती हैं। पर्यावरणीय संरक्षण संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना की गई 18 अक्टूबर 2010 को। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको तैयार ही रखना है। भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप लोग बिल्कुल रट लीजिए। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत 30 जून 2008 को की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 8 प्राथमिकता वाले राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत है, जिसको देख लेते हैं। पहले नंबर में राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय मिशन, ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। दोस्तों, आप लोग इस चीज़ को बहुत ही ध्यान रखिए क्योंकि किसी भी पेपर में आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के बाद अगर कोई टॉपिक है वो पर्यावरण का रहता है। सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आते हैं। तो ये जो आप लोग क्लास ले रहे हैं इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को रखा गया है जिसको हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो वह धारणा जिसके तहत वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है उसे धारणीय विकास कहा जाता है। सतत विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। रियो डी जेनेरियो में एजेंडा 21 घोषित किया गया था। धारणीय या सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन ब्रंटलैंड आयोग ने आवर कॉमन फ्यूचर या आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में 1987 में पेश किया था या प्रतिपादन किया था। ब्रंटलैंड आयोग का मूल नाम वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट था। पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम में होता है 1972 में। 20वीं वर्षगांठ में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया। उपलब्धि क्या थी? एजेंडा 21 का समझौता हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन +5 न्यूयॉर्क में आयोजित, यानी 5 साल बाद जो पृथ्वी सम्मेलन था 5 सालों बाद न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था, क्योंकि इसके पहले 1992 में हुआ था और ये न्यूयॉर्क में 1997 में होता है। इसके बाद रियो सालों बाद जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 2000 मतलब +10 का था यहाँ पर। 10 सालों बाद ये 5 सालों का जो ये टाइम था, इस 5 सालों के दौरान मतलब फिर से इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये जो एजेंडा था पृथ्वी सम्मेलन और 5 साल बाद जो न्यूयॉर्क के बाद आयोजित किया गया था 2002 में रियो में हुआ था, यानी कि 97 + 5। और रियो के 10 साल बाद 2002 के बाद 2012 में हुआ था, यानी 10 सालों बाद रियो +20 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील जून 2012 में। तो खैर ये मुझे नहीं ध्यान रखना है, मुझे सिर्फ इतना याद रखना है कि पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 में, फिर इसके बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में। उपलब्धि थी एजेंडा 21 का समझौता। फिर इसके बाद पृथ्वी सम्मेलन
ये 1997 न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। रियो वाला 2002, और रियो में फिर से ये जोहान्सबर्ग में था, और दूसरा वाला जो रियो में हुआ था डी जेनेरियो ब्राजील में, ये 2020 में। अब एजेंडा 21 है क्या, इसको देख लेते हैं। सामाजिक स्थिरता, पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक स्थिरता और वैज्ञानिक एवं परंपरागत ज्ञान का एकीकरण करना था। इसके बाद 17 सतत विकास लक्ष्य जो हैं उनको देख लेते हैं क्या क्या थे। पहले नंबर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है भैया, इनको देखते रहिए सब लोग। पहले नंबर में गरीबी का अंत करना, दूसरा भुखमरी समाप्त करना, तीसरा स्वास्थ्य जीवन एवं आरोग्य, चौथा था गुणवत्ता शिक्षा या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता, छठवां शुद्ध जल एवं स्वच्छता, सातवां किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, आठवां सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास, नौवें में उद्योग नवाचार एवं अवसंरचना, 10वें में असमानता की कमी, 11वां धारणीय शहर एवं समुदाय, 12वें में सतत उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु कार्यवाही 13वें नंबर में, 14 में जल में जीवन, 15 में स्थल पर जीवन, 16 शांति न्याय और सुदृढ़ स्थान, 17 में लक्ष्यों के लिए भागीदारियां। तो ये 17 जो थे ये सतत विकास के लक्ष्य हैं। अब सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग जैव मंडल एवं बायोम पर। तो यहाँ पर भी हम क्विक रिवीजन के तौर पर देखते हैं। पृथ्वी पर प्राणियों और वनस्पतियों का बृहत्तम अभिगेय समुच्चय बायोम कहलाता है। पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा उसके आसपास का पर्यावरण जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है उसे जीवमंडल कहा जाता है। जीवमंडल, जीव से जीवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य ये होता है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इसके बाद विश्व की विशालतम बैरियर रीफ प्रणाली ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पर स्थित है। लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को जाना जाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। सिंगपुच्छी वानर या मकॉक पाया जाता है पश्चिमी घाट में। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का मिलान जैवमंडल स्थान पर होता है। पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम उष्णकटिबंधीय वर्षावन पारितंत्र में पाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं बायोम को, जो डिवाइड किया गया है दो प्रकार से, एक स्थलीय बायोम में और एक जलीय बायोम में। तो स्थलीय बायोम के अंतर्गत यानी जो वन है उनके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो जलीय में वनीय बायोम आएगा, घास भूमि बायोम आएगा, मरुस्थलीय बायोम आएगा और टुंड्रा बायोम आएगा। अब वनीय में भी कई पार्ट हो जाएंगे। वनीय में 4 पार्ट हो रहे हैं, इनको देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदा हरित वर्षा वन, दूसरे मानसूनी वन, तीसरा भूमध्य सागरीय और चौथा शीतोष्ण शंकुधारी वन या बायोम या टैगा बायोम भी इसे कहा जाता है। अब जो दूसरे नंबर पे स्थलीय बायोम में आया था, यानी कि स्थल में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें से सेकंड नंबर में घास। भूमि बायोम जो है ये 2 तरह से होंगे, सवाना बायोम और शीतोष्ण घास भूमि बायोम। थर्ड पे आते हैं मरुस्थलीय बायोम और टुंड्रा बायोम हो चुका है। अब हम लोग जलीय बायोम को देख लेते हैं। जलीय बायोम को भी यानी जल में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला लवणीय बायोम, दूसरा अवलवणीय जलीय बायोम। तो जो लवणीय हैं वो सागरीय बायोम और प्रवाल भित्ति बायोम कहलाते हैं, जबकि अलवणीय बायोम है जो वो नदी में पाए जाते हैं, झरने में, झील में और तालाब में पाए जाते हैं। यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल में जो कॉमन चीज़ पाई जाती है उसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं। यानी इन तीनों क्षेत्रों में जहाँ भी जीवन पाया जाता है, चाहे जीव जंतु हों या पेड़ पौधे हों, उस मंडल को जैव मंडल कहा जाता है। प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित समुद्र के भीतर निर्मित चट्टान प्रवाल भित्ति कहलाती है। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागरीय जलों में पाई जाती हैं।
भारत में प्रवाल भित्तियां कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अंत निम्न ताप वाले स्थानों पर उगने वाले पौधे हेकिस्टोथर्म कहलाते हैं। समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत होता है आयोडीन का। गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा तथा अरहर में न्यूनतम जल दक्ष फसल बाजरा, मतलब कम भी पानी मिले तो भी ये हो जाती है। वायु प्रदूषण का संकेतक लाइकेन को माना जाता है। ये एक ऐसा पौधा होता है जो ये संकेत देता है। लाइकेन स्वतः समाप्त होने लगता है SO2 की मात्रा बढ़ने पर। जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वायु में बढ़ती है, लाइकेन समाप्त होने लगता है, तो ये पता चल जाता है कि वायु प्रदूषित हो रही है। लाइकेन सहजीवी साहचर्य है शैवाल और कवक के। महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों में संग्रहित कार्बन, ये ब्लू कार्बन कहलाता है। अब देख लेते हैं भारत में जैवमंडल रिजर्व। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनको देख लेना है ढंग से, कौन सा कहाँ क्या है। तो जैवमंडल रिजर्व में पहला हम लेते हैं नीलगिरी। ये विस्तारित है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। इसका क्षेत्रफल तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी इसका देख लीजिए। और इसकी स्थापना वर्ष है 1986। दूसरे नंबर में नंदा देवी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड में है। नोकरेक मेघालय में है। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। मानस ये असम में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में और सिमलीपाल उड़ीसा में। नेक्स्ट देखते हैं डिब्रू सौखोवा, ये असम में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा सिक्किम में। अगत्य मलाई केरल में। अचान कमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कच्छ का रण गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। सेचा शेषाचलम पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में है और पन्ना मध्य प्रदेश में। इन्हें यूनेस्को द्वारा मैन एंड द बायोस्फीयर यानी MAB, मैन एंड द बायोस्फीयर के कार्यक्रम के अंतर्गत जैवमंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया गया है। अगले टॉपिक पे आते हैं, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। अब इसमें भी क्विक रिवीजन देखते हैं। वह विज्ञान जिसमें समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी के पिता अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नीज नेस ने किया था। जीवमंडल के सभी संगठकों के समूह, जैविक एवं अजैविक, जो पारस्परिक क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं, उन्हें इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग A.G. टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। प्रकृति की कार्यात्मक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन बेटन द्वारा 1976 में किया गया था। प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्रांतिक उपायों पर बल देती है गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग अर्नीज नेस ने 1973 में किया था। पारिस्थितिकी पदछाप मापने की इकाई को भूमंडलीय हेक्टेयर कहा जाता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र धान का खेत कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल सौर ऊर्जा होता है। पारितंत्र की घटती उत्पादकता का क्रम मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर हैं। भारतीय पारिस्थितिकी जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, ये सीयर कहलाता है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण महासागरी यानी महासागर या सागरीय है। पारिस्थितिकी का शत्रु या पर्यावरण का आतंकवादी यूकेलिप्टिस पौधे को कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन को कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला पारिस्थितिकी तंत्र सामुद्रिक है।
प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक वैश्विक ऊष्मन को कहा जाता है। सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र एक्वेरियम को कहा जाता है। विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र पर्णपाती वन होते हैं। स्थल खंड पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जंगल होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नीम, पीपल, बरगद और तुलसी के पौधों को माना जाता है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम गहरे सागर में होता है। चिपको आंदोलन का नारा पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता के लिए किया गया था। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया यूट्रोफिकेशन कहलाती है। किसानों का मित्र केंचुआ अथवा सांप यानी दोनों को ही कहा जाता है। जलीय चक्र को नियंत्रित करने वाले वन होते हैं। आहार श्रृंखला का सही क्रम डायटम, क्रस्टेशियन और हेरिंग ये क्रम है। किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को उल्लिखित किया जाता है तरणक के द्वारा। अब देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पहले भी बताया गया था कि इसके मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। तो अजैविक घटक में देखते हैं भौतिक घटक कौन कौन से होते हैं, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। जो अजैविक घटक है इसे भी तीन भागों में बांटा गया है, भौतिक घटक, अकार्बनिक और कार्बनिक में। तो भौतिक घटक में प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति वायु, और स्थलाकृति में दो आ जाएंगे, ऊंचाई और ढलान। जबकि अकार्बनिक घटक में जल, जिसमें कार्बन ना हो, जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, खनिज, चट्टान आदि। और कार्बनिक घटक के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस, यूरिया आदि। अब जैविक घटक में इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। इसे दो भागों में बांटा गया है, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम या मानवीय। तो जो प्राकृतिक पारितंत्र है उसमें स्थल और जल यानी स्थलीय और जलीय, जिसमें स्थलीय में वन आ जाएगा, घास, मरुस्थल, टुंड्रा आदि क्षेत्र। जबकि जलीय में भी दो भाग हो गए, अलवणीय और लवणीय, जो पहले भी कराया जा चुका है। जबकि कृत्रिम मानवीय पारितंत्र में कृषि, खेत खलियान, जल जीवशाला और अंतरिक्ष यान आदि आएंगे। इसके बाद भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में देख लेते हैं। ये जारीकर्ता भारतीय वन सर्वेक्षण है, इसका 17वां संस्करण था ये। देश में वनावरण और वृक्षावरण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो वनावरण जो है ये 21.71% है भौगोलिक क्षेत्र का। तो ज़्यादातर प्रश्न में जो प्रतिशत है वही पूछा जाता है। और वृक्षारोपण जो वृक्षावरण है ये 2.91%। दोनों का ओवरऑल ये हमें याद रखना है, वनावरण और वृक्षावरण मिला के 24.62% है। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से उठते हैं कि सबसे ज़्यादा क्रम क्या है, इस तरह से देख लेते हैं। तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। वनावरण में न्यूनतम वृद्धि अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है। सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, यही क्रम याद रखना है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य और संघ शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप, मिजोरम। तो ये संघ शासित प्रदेश में लक्षद्वीप आ जाएगा, वैसे मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्यों में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और न्यूनतम वृक्षावरण वाले राज्यों में सिक्किम पहले नंबर पे, मणिपुर और त्रिपुरा। सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशतता वाला राज्य केरल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत में मैंग्रोव कवर को भी जान लेते हैं कि मैंग्रोव का क्या प्रतिशत क्या है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ये 4,992 वर्ग किलोमीटर, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15%। शीर्ष वृद्धि करने वाले राज्यों में उड़ीसा पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरा और कर्नाटक तीसरा। सर्वाधिक मैंग्रोव कवर करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश के साथ 5वें नंबर पे महाराष्ट्र। की जो रिपोर्ट आई इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वनावरण जो है वो 14,818 वर्ग किलोमीटर, जबकि क्षेत्रफल 6.15%। दूसरे नंबर में वृक्षावरण देखते हैं
ये वनावरण था, अब वृक्षावरण। ये 7,421 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08%। दोनों को मिला के 9.23% है, और कुल जो क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है वो 22,239 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में वनावरण की स्थिति जो है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है, दूसरा खीरी, तीसरा मिर्जापुर। न्यूनतम वनावरण वाले जिलों में भदोही पहले स्थान पर, मऊ दूसरा और मैनपुरी तीसरे नंबर में। अब सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला जिला सोनभद्र ही है, चंदौली दूसरे नंबर में और चित्रकूट तीसरे नंबर पे। ये प्रतिशत में है। न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता भदोही की है, फिर मैनपुरी, फिर देवरिया। तो मैंग्रोव की जो स्थिति है उसके बारे में ये थोड़ा सा और आंकड़ा है कि देश में कुल मैंग्रोव आच्छादन 4,992 वर्ग किलोमीटर ऊपर हो चुका है। ये 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा आंध्र प्रदेश है, जो कि पहले ही ऊपर हो। अगले टॉपिक पे आ गए हम लोग, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार्य एवं पदार्थों का संचरण। तो इससे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला ही देख लेते हैं क्विक रिवीजन में। एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रेरक बल सौर ऊर्जा होता है। समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र किस प्रकार से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं? ये पोषकों को सतह पर लाकर। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता का क्रम मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर, ये ऊपर भी हो चुका है। वर्ष 2010 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अधीन कुल कितने मुख्य पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का उल्लेख किया गया? तो ये 5 थे: व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि कार्बन फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ह्यूमस में सर्वाधिक प्रतिशतता कार्बन की होती है। नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले जीव नीलहरित शैवाल, एजोटोबैक्टर तथा क्लोस्ट्रीडियम नियंत्रित पारिस्थितिकियों में पौधे को उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पादपालक जीवधारियों का ऐसा क्रम जिससे किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता की तरह है, क्योंकि मनुष्य ही है जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। और भी हैं जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलियों का कार्य उत्पादक करता है। डीडीटी का सांद्रण सबसे अधिक तृतीय पोषण स्तर पर होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार 2 होते हैं। पहला चक्रीय, ये गैसीय चक्र, इसमें जलीय कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आते हैं। और दूसरा जो चक्र है वो अवसादी या ठोस पदार्थ होते हैं, जिसमें फास्फोरस या और गंधक भी आते हैं। बायोमास का पिरामिड उल्टा जलीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है, जबकि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर प्रदूषक की सांद्रता बढ़ती जाती है। यह प्रवृत्ति जैव आवर्धन कहलाती है। एक जैव समुदाय का स्थान कालांतर में दूसरे जैव समुदाय द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह प्रक्रिया अनुक्रमण कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वहन क्षमता कहलाती है, कैरिंग कैपेसिटी। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहा जाता है। पारिस्थितिकी घटकों की वह मात्रा जो मनुष्यों को उनकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है उसे पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। इसके बाद विभिन्न बायोमों में खाद्य श्रृंखलाएं हैं। तो ऊर्जा का स्तर देख लेते हैं। ये प्राथमिक उत्पादक, फिर घास भूमि बायोम, तालाब बायोम और समुद्री बायोम। तो ऊर्जा का स्तर कहाँ पे किस पे है वो देखते हैं। तो घास भूमि में घासीय प्राथमिक पर, तालाब में शैवाल और समुद्री बायोम में फाइटोप्लैंक्टन ये सवाल होते हैं।
प्राथमिक उपभोक्ता में ये उत्पादक थे, प्राथमिक उत्पादक में घास, शैवाल और फाइटो प्लांकटन। और इसमें अब प्राथमिक उपभोक्ताओं में अगर देखें तो टिड्डा हो गया, ये यहाँ पर मॉस्क्वीटो या लार्वा, यहाँ जूप्लांक्टन। द्वितीयक उपभोक्ता में चूहा, चिड़िया, ड्रैगन फ्लाई लार्वा, मछली, हेरिंग, ये द्वितीयक में हो गए। तृतीयक उपभोक्ता में सांप, मछली, सील मछली। और चतुर्थ उपभोक्ता में बाज आ जाएगा, रेकुन आ जाएगा और सफेद शार्क मछली आ जाएगी। अब आहार श्रृंखला देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे का उपभोग करते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक इस श्रृंखला में शामिल होते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर क्या है, ये भी बहुत पूछा जाता है। एक साइड में खाद्य श्रृंखला ले लेते हैं, दूसरे साइड में खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता और अपघटक से मिलकर बना होता है, जबकि खाद्य जाल विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल बनाती हैं। खाद्य श्रृंखला में पारितंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का प्रवाह होता है, जबकि जाल में कोई जीव विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सदस्य हो सकते हैं। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है। खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक इकाई है, जो एक सरल प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, जबकि खाद्य जाल में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक जटिल प्रक्रिया है। अब पारिस्थितिक पिरामिड को देखते हैं। इसका प्रथम बार विचार चार्ल्स एल्टन को आया था। यह 3 प्रकार का होता है। पहला जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा जीव भार का पिरामिड और तीसरा संचित ऊर्जा का पिरामिड। तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या का पिरामिड ये जीव संख्या पिरामिड के अंतर्गत आएगा। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। तो जो सीधा होता है ये घास के मैदान व तालाब, उल्टे में जो उल्टा होता है उसमें वृक्ष आते हैं। इसमें पोषण का स्तर और जीव संख्या, पोषण का स्तर उच्च होता है, जीव संख्या नीचे होती है, जबकि उल्टा में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती है। जीव भार का पिरामिड देख लेते हैं, जो भी 2 प्रकार का होता है, सीधा और उल्टा। तो सीधा में स्थलीय पारितंत्र होता है, जबकि उल्टा में जलीय पारितंत्र होता है। संचित ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई संपूर्ण ऊर्जा का पिरामिड होता है। ये सदैव सीधा रहता है। अब इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला का क्रम उत्पादक सबसे पहले होता है, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक होते हैं। एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार के रूप में रूपांतरण करते हैं, तो ये 10%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक लिंडेमान थे। एकमात्र महाद्वीप जहाँ घास पारितंत्र नहीं पाया जाता ये अंटार्कटिक था, क्योंकि यहाँ बर्फ रहती है। जो जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो परभक्षी या प्रीडेटर्स कहलाते हैं। पार्कलैंड नामक उष्ण कटिबंधीय घास पाई जाती है अफ्रीका में। हाथी घास पाई जाती है सवाना बायोम में। चैपरल नामक झाड़ियाँ कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी को प्राप्त है। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। पारितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र कहलाता है। तो यह अधिक जीवों के अंतः संबंध में एक जीव का लाभ होता है, किंतु हानि किसी को भी नहीं होती। इस संबंध को सहभोजिता कहते हैं। अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को चरम या क्लाइमैक्स समुदाय कहा जाता है। अगला टॉपिक ले लेते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं संरक्षण उपबंध। इसमें भी क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले भूमि, वायु तथा जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव अभिलक्षणों में अनापेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप प्रदूषण प्राप्त होता है। यानी कि वो सभी अवांछनीय तत्व जो भूमि, जल, वायु आदि को प्रदूषित करते हैं वो प्रदूषण कहलाते हैं।
वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है उन्हें प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषण के प्रकार देख लेते हैं। पर्यावरण के भाग के आधार पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण मुख्य रूप से है, जबकि ध्वनि प्रदूषण भी है, वो बात की बात है, लेकिन ये पर्यावरण के भाग। प्रदूषण के प्रकार: गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो एक्टिव प्रदूषण आएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदूषण: जैव निम्नीकरण एवं जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषण होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषण के भेद: प्राकृतिक और मानवोद्भवी प्रदूषण, यानी कि प्राकृतिक और मानव से उत्पन्न। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहलाते हैं। ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सके जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ होते हैं। ट्राइक्लोसन, जिसके उच्च स्तर को लंबे समय तक प्रभाव में रखना हानिकारक माना जाता है, विद्यमान होता है प्रसाधन सामग्री में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जो कॉस्मेटिक्स। पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली माइक्रोबीड्स या माइक्रोप्लास्टिक हानिकारक होती है समुद्री पारितंत्र के लिए। पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निच्छालन का कारण बन सकता है ताम्रमल, यानी कॉपर स्लैग। आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में प्रदूषण प्रवृत्तियां अनुसरण करती हैं उल्टी यू आकृतिक संबंध या इनवर्स यू शेप रिलेशन। बिस्फेनॉल किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पन्न या उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? तो ये पॉलीकार्बोनेट। वे प्रदूषक जो प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। वे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा सामान्य वातावरणीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं वो द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। H2SO4, स्मॉग, ओजोन आदि ये द्वितीयक प्रकार के प्रदूषक कहलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल में किया जाता है। नॉक नी सिंड्रोम उत्तरदायी है इसके लिए फ्लोराइड। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग धुआं के घनत्व मापने में किया जाता है। वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन और मॉस हैं। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष सीता अशोक को कहा जाता है। वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों को नियंत्रित करने का मानदंड यूरो नॉर्म्स है। वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए सामान्यतः सड़क के साथ साथ उगाया जाता है बोगेनविलिया का पौधा। वायु प्रदूषण रोकथाम की यंत्रीय विधि बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर आदि हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है स्मॉग, धुआं, कुआसा। मोटर कारों के प्रदूषण जांच में मापा जाता है सीसा तथा कार्बन कण की मात्रा को। एक स्वच्छ ऊर्जावाहक हाइड्रोजन है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाला एरोसॉल नष्ट करता है ओजोन परत को, इसे ही ये नुकसान पहुंचाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे यहाँ से कि प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको सभी को हमें याद रखना है। भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, ई अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011, परिसंकट में अपशिष्ट प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमा पार संचलन नियम ये 2008। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम ये 2000 का है। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निकासियों के अधिनियम 2006। परीक्षा दृष्टि से संबंधित और भी महत्वपूर्ण देख लेते हैं।
वायु प्रदूषण, ये कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओजोन परत के डिप्लीशन का कारण CFC गैस है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं, अम्लीय वर्षा। इसका कारक जब वर्षा का pH मान 5.6 के नीचे हो जाता है, या जो वर्षा का जल है उसका मान 5.6 से नीचे pH मान होता है, तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके मुख्य दो ही कारक हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा के प्रभाव देख लेते हैं। त्वचा पर पड़ने पर फफोले पड़ जाते हैं, जलीय जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को नष्ट करते हैं। ताजमहल का रंग भी पीला सल्फर के वजह से पड़ रहा है। अब देख लेते हैं BOD। सब पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसे कभी कभी बायोकेमिकल भी कहा जाता है। परिभाषा, जल के एक निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD। यदि जल निकाय का BOD अधिक है तो जल निकाय प्रदूषित माना जाता है। BOD जल प्रदूषण मापने की एक इकाई है। यदि BOD अधिक है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन निम्न होगी, यानी कि जो उसमें घुलित ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। जल निकाय में कार्बनिक अपशिष्ट या अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि, अपघटन की दर में वृद्धि, ऑक्सीजन उपयोग में वृद्धि और घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है। अब देख लेते हैं कुछ धातु अवशोषक पौधे। फर्न, ये आर्सेनिक को अवशोषित करता है। ब्राह्मी का पौधा सीसा, मरकरी, कैडमियम एवं क्रोमियम को आर्द्र भूमि एवं दलदल से दूर करता है। व्हाइट विलो कैडमियम निरेल सीसा को अवशोषित करता है। हाइड्रेंजिया का पौधा एल्यूमिनियम को अवशोषित करता है। प्लास्टिक जलाने पर निकलने वाली विषैली गैस को डाइऑक्सिन कहा जाता है। भोजन पकाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाली नॉन स्टिक परत लगाने का प्रयोग टेफ्लॉन में किया जाता है। अग्निरोधक प्लास्टिक मेलामाइन है। पॉलीथीन बहुलक होता है एथिलीन का। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक बेकेलाइट है। प्लास्टिक अभिक्रिया नहीं करते जल और वायु से। प्लास्टिक एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। अगला टॉपिक लेते हैं, ध्वनि। विशिष्ट प्रकार की यांत्रिक तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों ही माध्यमों में संचरित कर सकती है। इसकी मापने की इकाई हर्ट्ज होती है। आवृत्ति के आधार पर इसके 3 भाग हैं। अवस्रव्य तरंगें जिनकी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति होती है उन्हें अवस्रव्य यानी इन्हें सुना नहीं जा सकता। श्रव्य तरंगें उन्हें कहते हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। और पराश्रव्य तरंगें उन्हें कहते हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है और सुनता भी है। मनुष्य का श्रव्य परास यानी रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। ध्वनि प्रदूषण देख लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता की मापक इकाई डेसिबल है। 80 से 90 डेसिबल तीव्रता वाली ध्वनि ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम सीमा दिन में 45 डेसिबल निर्धारित है, जबकि रात में 35 डेसिबल निर्धारित की गई है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपित पौधों को ग्रीन मफलर कहा जाता है। वे सूक्ष्म जीवी जिनका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जलाने के लिए मुख्यतः इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2019 में की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जैव निम्नीकरण प्रदूषण में सब्जी एवं फल के छिलके, सीवरेज, सड़े गले पदार्थ और कागज आदि आते हैं। अनिम्नीकरण प्रदूषण प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, DDT, सीसा इत्यादि यानी कि ऐसे पदार्थ जो डिकम्पोज नहीं होते। हीमोग्लोबिन के साथ संलग्नता रखने वाला प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी सिल्वर आयोडाइड है। शुष्क बर्फ
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा हुई थी स्वीडन में। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है नॉर्वे में। सीवरेज प्रदूषण के सूचक होते हैं ई कोलाई जीवाणु। जल प्रदूषण के सूचक होते हैं डायटम। जल प्रदूषण मापने के लिए बीओडी इकाई है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ध्वनि प्रदूषण 45 डेसिबल को माना गया। मलेरिया के बचाव के लिए जलाशयों में छिड़काव किया जाता है डीडीटी, यानी डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का। ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया था जोसेफ फोरमैन ने, ये 1985 में, इंग्लैंड के ये हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको कराए। इसका अगला पार्ट जल्दी हम लाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। वीडियो तो लाइक कर ही दीजिए, कितना मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो आप लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए और विजिट करिए, चैनल पे विजिट करके अपने लिए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको देखिए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जीएस के, रीजनिंग के, मैथ के, करंट के जितने भी टॉपिक होंगे उनके सबके वीडियो बना के हम डाल देंगे, ताकि आप सभी को